माँ बाप के सपनों को पूरा करने वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। माँ तो सपने बड़े देख, पूरा करके तेरा शेर शेर नहीं दिखलाएगा। ये विद्युत की हमारी दूसरी क्लास है। विद्युत क्षेत्र के बारे में हम इसमें देखने वाले हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। देखो विद्युत क्षेत्र क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र है क्या। तो देखो, हमने पढ़ा पिछली क्लास में आवेश। तो आवेश जब होगा तो उसमें विद्युत धारा बहेगी एक दूसरे की तरफ। तो जब विद्युत धारा बहेगी तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होएगा। ठीक है, दो आवेश हैं, एक धनावेश है एक ऋणावेश है। एक धनावेश है दूसरा एक ऋणावेश, दूसरा धनावेश। ठीक बात। अब क्या होता है, ये आवेश जो है ना, जब हम इन दोनों को पास पास लाते हैं, एक दूसरे के पास लाते हैं, तो ये आवेश इसके कारण बल अनुभव करता है और ये आवेश इसके कारण एक बल अनुभव करता है। उस बल को ही क्या कहते हैं, हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आई बात समझ में? भाई दो आवेश हैं, दोनों आवेशों को हमने पास लेके आए। तो ये जो आवेश है ना, ऋणावेश, इस धनावेश के कारण एक बल अनुभव करता है, एक धक्का सा अनुभव करता है। उस धक्के या बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र ही कहते हैं। उस विद्युत क्षेत्र के कारण ऐसा होता है। देखो किसी आवेश या आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने बल का अनुभव करता है, मतलब इसके क्षेत्र में अगर ये आ गया तो ये बल अनुभव करेगा, उस बल को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आई बात समझ में? अब देखो विद्युत क्षेत्र में होता क्या है कि जो धनावेश होता है ना, धनावेश, उससे विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। ऐसे धनावेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। क्या करती हैं? निकलती हैं। देखो ये धनावेश है, इससे दूर जा रही हैं, दूर जा रही हैं, दूर जा रही हैं, जा रही है ना। अब ये जा कर रही हैं, ऋणावेश की ओर जा रही हैं, ये जा रही। तो धनावेश से तो निकलती हैं और ऋणावेश में घुस जाती हैं। आई बात समझ में? तो सवाल पूछता है, जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो कहाँ, किस दिशा में बहती हैं? धनावेश से ऋणावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो देखो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हैं। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हैं। ये पॉइंट याद रखना, ये डायग्राम बनाना। अब देखो ये जो बल रेखाएं है ना, जो अपन को दिख रही हैं, ये जितनी ज़्यादा सघन होंगी, जैसे ये कर दिया, देखो ये देखो, तो जितनी ज़्यादा सघन होंगी ना, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे ये दो जगह हैं, एक ये समझ लो, एक ये समझ लो। तो यहाँ देखो विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा है, तो यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ कम है ना, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र कम होगा। जहाँ विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा वहाँ विद्युत क्षेत्र ज़्यादा, जहाँ विद्युत बल रेखाएं कम वहाँ विद्युत क्षेत्र कम। और अगर दोनों जगह समान हैं तो विद्युत क्षेत्र दोनों जगह समान होगा। देखो यही पॉइंट लिखा है, सघन बल रेखाएं अधिक विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। कम बल रेखा, कम बोल दे या विरल, कम या विरल बल रेखाएं क्या करती हैं, कम विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। और अगर बल रेखाएं समान हैं तो वो समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। तीन कंडीशन है बल रेखाओं से संबंधित। देखो तीन सवाल तो ये बनते हैं कि सघन है तो विद्युत क्षेत्र अधिक, विरल है तो विद्युत क्षेत्र कम, और समान है तो विद्युत क्षेत्र समान। एक बनता है कि विद्युत बल रेखाएं की जो दिशा होती है ना, वो किधर होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए। हमने ये देख लिया विद्युत क्षेत्र के बारे में। अब आगे देखते हैं बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाओं के ये पॉइंट याद करना कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की तरह बहती हैं। ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये वास्तव में होती नहीं है, इनको हम शो करते हैं। काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे यहाँ से यहाँ तक कोई बल रेखा एक ऐसे आई दूसरी ऐसे आई, तो ऐ नहीं है कि ये ऐसे कट कर दे इसको, ये संभव नहीं है, ऐसे काटती नहीं है। ये एक दूसरे से स्वतंत्र ऐसे बहती हैं, ऐसे ऐसे, ये सही है। तो बल रेखाएं एक दूसरे को
काटती नहीं है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। जो टॉप पॉइंट है अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपन ने विद्युत क्षेत्र पढ़ा, विद्युत बल रेखाएं पढ़ी, अब पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको हम E से लिखते हैं, प्रतीक चिन्ह हम लगाते हैं E, ठीक है। जो ये होता है उसे कहते हैं बल बटे आवेश। बल और आवेश का अनुपात, बल और आवेश का अनुपात कह दो या बल और आवेश का रेशो कह दो, बल बटे आवेश कह दो। ये जो है इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, बल बटे आवेश। एकांक आवेश में जो बल अनुभव करता है, दूसरी परिभाषा एकांक आवेश, यानी आवेश को अपन एक कर दिया, Q का मान अपन ने एक कर दिया तो E बराबर क्या हो जाएगा F। तो एकांक आवेश में जो बल अनुभव करता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लिख लेना एकांक आवेश में जो बल अनुभव करता है उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है बल बटे आवेश F बटा Q, E बराबर F बटा Q, और बल का न्यूटन और आवेश का कूलाम। तो ये SI मात्रक जो है वो है न्यूटन बटे कूलाम, ये ऊपर जाएगा तो न्यूटन कूलाम -1, ठीक। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ना वो एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है क्योंकि ये दिशा भी बताती है किस दिशा में विद्युत क्षेत्र बह रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा एक सदिश राशि, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्या ये एक गोला है, कैसा गोला है, खोखला चालक गोला है। खोखला है, पूरा अंदर से खोखला है, बस बाहर एक रिंग टाइप में है, और खोखला चालक गोला है, ठीक। उसके केंद्र बिंदु पर, बाहर तो उसमें विद्युत क्षेत्र बह रहा है लेकिन उसका जो केंद्र बिंदु होता है ना बिल्कुल सेंटर, तो केंद्र बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होती है, 0 होती है। एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है कि एक खोखला गोला है, चालक गोला, उसके केंद्र बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो भाई साहब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। इसको लिख लेना, इम्पोर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिल सकता है ये पॉइंट, नोट कर लो। अब हम पढ़ते हैं विद्युत धारा। विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ ली, अब हम धारा की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो ये जो लाइन है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, एग्जाम में सीधी सीधी पूछता है। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सीधा पूछता है कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। ऑप्शन में देगा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत धारा, ये ऑप्शन में देता है। तो हमको ये देखना है विद्युत प्रवाह की दर क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इम्पोर्टेंट मोस्ट लगा लेना ये लाइन को। फॉर्मूला जो है वो है I बराबर Q/T, या I मतलब विद्युत धारा। ये क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा है Q/T, आवेश बटा समय। एकांक आवेश को बहने के लिए जितने आवेश की जरूरत पड़ती है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक बात। ऐसा ही मात्रक की बात करें तो आवेश का कूलाम, समय का सेकंड, कूलाम बटे सेकंड, जिसे हम एम्पियर कहते हैं। विद्युत धारा किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। एग्जाम में सवाल पूछता है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर। ये तो हमको याद रहता है एम्पियर, लेकिन एम्पियर कहते किसे हैं, कूलाम बटे सेकंड को एम्पियर कहते हैं। अगर एग्जाम में ये पूछ ले तो टाएं टाएं ठुस ठुस हो जाती है। इसलिए भाई साहब याद रखना, फॉर्मूला I बराबर Q/T होता है, कूलाम बटे सेकंड होता है, इसी को एम्पियर कहते हैं, कूलाम बटा सेकंड। अगर हमको फॉर्मूला याद है तो हम ये निकाल सकते हैं, बाकी एम्पियर तो अपन को याद रहता ही है। एक कूलाम जो होता है ना, एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश, उसका मान होता है 6.25
गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ। एक कूलाम में 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नोट करना भाई, ठीक बात। अब देखो, विद्युत धारा जो होती है ना, वो एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ध्यान रखना, विद्युत धारा एक बंद परिपथ में बहेगी हमेशा। जैसे ये यहाँ से विद्युत धारा गई, तो विद्युत धारा जो है ना, यहाँ से ऐसे बहेगी, ऐसे ऐसे, इधर नहीं जाएगी, क्योंकि ये परिपथ बंद नहीं है। अगर अपन इसको ऐसे जोड़ दें तो इधर होके भी बहेगी। तो विद्युत धारा हमेशा कहाँ बहती है? बंद परिपथ में बहती है, याद रखना। दूसरी बात, हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनती है। सीधी सी बात है, अपन कोई रास्ते कहीं जा रहे हैं तो अपन जाएंगे तो अपन उस रास्ते का चयन करेंगे जिसमें कम से कम बाधा आए और कम समय में पूरा हो जाए। तो कम से कम बाधा आए, उस जो बाधा आती है, परेशानी आती है, उसी को कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? समस्या, बाधाएं, कठिनाइयाँ। तो विद्युत धारा उस क्षेत्र को चुनती है जिसमें निम्न मानी कम से कम प्रतिरोध हो, यानी निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनती है विद्युत धारा, ठीक बात। अगला देखो, इलेक्ट्रॉन्स की जो गति होती है ना, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की होती है। इस बात को देखो, नोट करना। क्या बात है? देखो, ये बात है, जो विद्युत जो इलेक्ट्रॉन है ना, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ए नेगेटिव पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन है उनकी दिशा तो होती है ये, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ये दिशा होती है इलेक्ट्रॉन्स की। क्वेश्चन ये पूछता है, चुकड़ जाते हैं भाई इसमें, इलेक्ट्रॉन की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की होती है, जबकि धारा की जो दिशा होती है ना, धारा की दिशा वो इसके उल्टी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बहते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, जबकि धारा पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत बहती है। इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत बहती है धारा। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ठीक बात। इस बात को नोट कर लेना, धारा इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत दिशा में बहती है, ठीक बात। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको जल्दी से नोट करो। फिर हम देखते हैं ओम का नियम। ओम भाई साहब का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। विद्युत में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो यही है। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो पूरे विद्युत में उससे बोला कि भाई तो क्वेश्चन बना, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन उठाएगा ओम के नियम से। आई बात समझ में? अब आप खुद ही समझ लो ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो देखो, ओम ने एक बात कही थी। क्या बात कही थी? कि देखो, सभी परिस्थितियाँ जो स्थिति हैं उनको नियत यानी कांस्टेंट रखा जाए। सभी स्थितियों को कांस्टेंट रखा जाए, नियत रखा जाए, तो जो चालक है ना, चालक, उसमें जो वोल्टेज है ना, उसका मान प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये जो बात कही थी ना, वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कब होता है? जब बाकी सारी कंडीशन जो लागू होती हैं उनको नियत कर दिया जाए, तब। सारी कंडीशन जो उसमें लागू होती है उनको कांस्टेंट कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए, तब वोल्टेज का मान उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये होता है, ये बात कही थी किसने? ओम ने, ठीक बात। अब जैसे ही ये प्रोपोर्शनल का समानुपाती का साइन हटाया तो आ गया आर। क्या आ गया? आर। V बराबर आई आर। ये जो फॉर्मूला है ना, इसको बोलते हैं रामबाण फॉर्मूला। विद्युत का ये रामबाण फॉर्मूला है, समझ लो। क्या है? रामबाण फॉर्मूला। इसमें जो आर है ना, आर, इसको कहते हैं प्रतिरोध। आर को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। अब इसमें अपन ने आर बराबर क्या कर दिया?
V अपॉन आई, इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दिया, R बराबर V अपॉन आई। ठीक बात। V वोल्टेज होता है, V वोल्टेज वोल्ट में नापते हैं, और I क्या है, I धारा किस में, एम्पियर में। तो वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर जो होता है ना, वोल्ट बटे एम्पियर, इसको कहते हैं ओम। ये SI मात्रक है, SI मात्रक। प्रतिरोध का SI मात्रक पूछता है ओम, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम। ये ओम को इस तरह से लिखते हैं, ध्यान रखना, ये ओम का प्रतीक चिन्ह है। कई बार एग्जाम में प्रतीक चिन्ह भी पूछते हैं, तो ओम, इसको ओम कहते हैं, ये प्रतिरोध का SI मात्रक है। ठीक बात। कई बार ये भी देता है एग्जाम में, इसी को तो ओम कहते हैं भाई, SI मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर आया। इस ओम भाई साहब के सम्मान के लिए इसको ओम बोल दिया भाई, इसने इतनी बड़ी खोज कर दी, इतनी बड़ी बात बोल दी, तो इसको सम्मानित करना पड़ता है, तो वोल्ट बटे एम्पियर को ओम बोल दिया। क्या कह दिया, ओम। ठीक बात। तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम, या ये फॉर्मूला याद रखो, ये याद रख लो बस, फिर कन्वर्ट करते रहना। आप तो बार बार क्यों सारे फॉर्मूले याद करो, इसको करना, ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वोल्ट बटे एम्पियर। ठीक बात। तो ये ओम भाई साहब का नियम था। अब देखते हैं आगे, एक कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखो। प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरक, इनके लिए ही ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरक के लिए ही लागू होता है, बाकी के लिए लागू नहीं होता। और ओम का नियम रेखीय और द्विदिशात्मक परिपथ में काम करता है, या मैं बोलूँ 1D और 2D में ही काम करता है। रेखिक का मतलब 1D और द्विदिशात्मक का मतलब 2D में ही काम करता है। 3D के लिए ये फेल हो जाता है। ठीक बात। AC और DC दोनों में काम करता है। ओम का नियम AC और DC दोनों में काम करता है, 1D और 2D में काम करता है, और प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरक के लिए ही काम करता है। और ये ओम का नियम का जो ग्राफ है वो देखो, ये V है, ये I है, ये वोल्टेज है, ये धारा है। वोल्टेज और धारा के बीच में ये जो रेखा है, ये प्रतिरोध को दर्शाती है। ठीक बात। तो ये ग्राफ बनता है ओम के नियम का, नोट कर लो भाई। आता है प्रतिरोध, हमने पढ़ा ओम का नियम, उसमें एक टर्म्स आई प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, जिसे हम R से लिखते हैं। ये क्या है, तो पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपने में होने वाले विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे। मैंने क्या बताया कि उस रास्ते को चुनती है विद्युत धारा जो कम से कम प्रतिरोध आए। वही तो ये लिखा है कि जितना विरोध आएगा, विरोध, विद्युत धारा के बहने में जितना विरोध आएगा, रुकावट आएगी, उसी को तो विद्युत क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध एक तरह का रुकावट है। विद्युत धारा के बहने में जो रुकावट आती है, जो विरोध होता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक बात। प्रतीक चिन्ह है R और SI मात्रक है ओम, याद रखना ये है ओम। प्रतिरोध का प्रतीक R है, SI मात्रक है ओम। देखो, प्रतिरोध का जो आकार है ना, वो शक्ति पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर नहीं करता। प्रतिरोध का जो आकार, जो साइज है, मान लो ये कितना सा हुआ, ये कितना मोटा हुआ है, तो वो जो उसका जो आकार है ना, वो उसकी किस पर निर्भर करता है, शक्ति पर निर्भर करता है, उस प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। प्रतिरोध का आकार शक्ति पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। ठीक बात। चालक में प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं? तो देखो, पहला है तापमान, टेम्परेचर। तो देखो, टेम्परेचर अगर बढ़ता है, किसी चालक का तापमान अगर बढ़ता है, तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। तापमान घटेगा, प्रतिरोध घटेगा। तापमान कम, प्रतिरोध कम, और तापमान ज़्यादा, प्रतिरोध ज़्यादा। ठीक बात। तापमान का ये दूसरा है कि अलग अलग पदार्थों के लिए प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग है। कॉपर है, लोहा है, चांदी है, सिल्वर, तो इन सब के लिए जो प्रतिरोध होता है ना, वो अलग अलग होता है। यानी कि किस पर निर्भर कर रहा है, प्रकृति पर निर्भर करता है।
प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। ठीक बात। लंबाई, प्रतिरोध लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लंबाई के डायरेक्टली, जितना लंबा तार, जितना लंबा वायर होगा उसमें प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। जितना कम होगा उसमें प्रतिरोध उतना ही कम होगा। सीधी सी बात है। तो लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा। तो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। ठीक बात। यानी जैसे वायर जितना मोटा होगा, जैसे इतना मोटा हुआ तो उसका जो क्या बोलते हैं प्रतिरोध है वो कम होगा। जितना पतला वायर होगा, जितना लंबाई कवर करेगा उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। देखो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। जैसे ये साइन हटेगा तो ये आ जाएगा रो, इसको कहते हैं रो। ये फॉर्मूला R बराबर रो L/A, ये भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल फॉर्मूला है। R बराबर रो L/A। जहाँ ये रो है ना, रो, इसको विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो R बराबर रो L/A, ये फॉर्मूला एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखते हैं चालकता। प्रतिरोध देख लिया, रुकावट, अब चालकता देख ली। चालकता क्या है? कंडक्टेंस, पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करे, सुगमता प्रदान करे। प्रतिरोध क्या कर रहा था? रुकावट पैदा कर रहा था। जबकि चालकता क्या कर रही है? सुगमता प्रदान कर रही है। रास्ते में फूल पत्ती बिखेर रही है, भाई आ जाओ साहब आ जाओ, तो सुगमता प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं? चालकता। ठीक बात। तो चालकता प्रतिरोध के उल्टी होती है। चालकता प्रतिरोध की उल्टी होती है, इसलिए चालकता बराबर 1/R, यानी 1 प्रतिरोध। चालकता बराबर 1 प्रतिरोध। चालकता को बड़ा G, कैपिटल G से निरूपित करते हैं। ठीक बात। इसका 1/ओम, ओम इनवर्स, इसको कहते हैं साइमन। SI जो मात्रक है ना, SI मात्रक किसका? चालकता का, वो है साइमन। साइमन को ही ओम इनवर्स कहते हैं। चालकता का SI मात्रक साइमन, साइमन, साइमन। क्या? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को ही क्या कहते हैं? साइमन कहते हैं। देखो, ताप बढ़ा तो प्रतिरोध क्या हुआ? बढ़ा। प्रतिरोध बढ़ा तो ये क्या? चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जस्ट इसका उल्टा करो, अगर तापमान घटा तो प्रतिरोध भी घटा, लेकिन जो चालकता है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तापमान बढ़ा तो प्रतिरोध बढ़ा, प्रतिरोध बढ़ा तो चालकता कम हो जाएगी। चालकता प्रतिरोध की उल्टी होती है, और प्रतिरोध घटा तो क्या हो जाएगी? चालकता बढ़ जाएगी। तो ये रिलेशन तापमान के साथ में हो गया। ठीक है। को विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता, इनमें क्या रिलेशन है? तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है ना, हमने प्रतिरोध पढ़ा था। प्रतिरोध का फॉर्मूला R बराबर रो L/A था, जिसमें रो है उसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो इस फॉर्मूले से हमने रो निकाल लिया, इसको ऐसे बद्र गुणा कर, रो बराबर हो गया RA/N हो गया। तो ये ऐसा ही मात्रक आया ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है ओम मीटर। ठीक बात। और विशिष्ट चालकता जो होती है ना, विशिष्ट चालकता जिसे सिग्मा से लिखते हैं, ये क्या है? सिग्मा है। ये रो है, ये सिग्मा है। ठीक। तो सिग्मा यानी विशिष्ट चालकता का मान होता है 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। सिग्मा बराबर 1/रो, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो ओम मीटर इसका ऐसा ही मात्रक है, तो इसका 1/ओम मीटर, यानी कि ओम -1 मीटर -1। ओम इनवर्स को कहते हैं मैं हो। ओम को क्या कहते हैं? मैं हो मीटर इनवर्स। तो ये विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध में रिलेशन है। ठीक बात। महत्वपूर्ण नोट, अगर चालक तार की लंबाई को खींचकर चालक तार की लंबाई को x गुणा कर दिया जाए,
तो जो प्रतिरोध है वो x गुणा हो जाता है। देखो नोट करना, चालक तार की लंबाई को x गुणा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? x गुणा, तो प्रतिरोध x गुणा हो गया। ठीक, अब दूसरा देखो, अगर खींचकर x गुणा कर दिया गया तो प्रतिरोध x स्क्वायर गुणा गुणा। डायरेक्ट वो बोलता है कि चालक तार की लंबाई को x गुणा कर दिया, ठीक बात, तो प्रतिरोध कितना होगा? x गुणा बढ़ जाएगा। जैसे ये 2 कर दिया भाई, 2 गुणा कर दिया लंबाई खींचकर, तो प्रतिरोध कितना होगा? 2 गुणा हो जाएगा। लेकिन अगर खींचकर शब्द का इस्तेमाल होता है, खींचकर खींचकर खींचकर, क्या? खींचकर, तो जो प्रतिरोध होगा वो x स्क्वायर हो जाएगा। जैसे अगर 2 गुणा कर दिया तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 गुणा हो जाएगा। खींच कर करेंगे तो x स्क्वायर, ठीक बात। तो ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, नोट कर लो भाई साहब। तो आज की क्लास हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी की हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। तुम मेरा साथ दो, मैं अपना अच्छे से अच्छा कंटेंट तुम्हें ला कर दूँगा। और जितने भी पॉइंट मैं बुक यहाँ पे लिखा रहा हूँ आप नोट कर लेना। मेरा विश्वास है एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएगा। छोटे पर्दे पर बड़ा धमाका। जय श्री राम।